हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब? और वीडियो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? तो देखिए, पिछले क्लास में दो वीडियो हम लोग दे चुके हैं ऑलरेडी सेट्स के ऊपर। टाइप ऑफ सेट्स भी कवर हो चुका है। तो कल हम लोग वीडियो बना नहीं पाए थे, उसके लिए सॉरी। तो आज हम लोग सबसेट आगे क्लास स्टार्ट करते हुए सबसेट स्टार्ट करेंगे। हम बताए थे आपको कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सबसेट। तो सबसेट क्या होता है और इसका क्या क्या यूज है आगे, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, क्लास को आगे स्टार्ट करें, तो हम आप लोग से चाहेंगे कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो है डाला हुआ दोनों, उसको आप लोग एक बार जरूर देखें, उससे कुछ सीखें। उसके बाद अगर वो वीडियो अच्छा लगता है आपको तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। सबसेट क्या है? देखो, ऐसे फॉर्मल डिफिनेशन बुक में बहुत सारा मिलेगा आपको, लेकिन सिंपल भाषा में समझिए कि सबसेट होता क्या है। अगर किसी सेट के कुछ या सभी एलिमेंट्स को लेकर एक नया सेट बनाते हैं तो नया सेट जो है पुराने सेट का सबसेट कहलाता है। क्या आप बोले? आप फिर से ध्यान से सुनिए। अगर मान लो कोई सेट आपको दिया हुआ है, उस सेट में से ABCDE 5 एलिमेंट है, उसमें से मान लो सपोज उसका नाम मान लेते हैं हम x। समझो इसको, बात को थोड़ा सा कि x बराबर मान लेते हैं कोई एक सेट है ABCDE, इसका की एलिमेंट क्या है ABCDE, 5 एलिमेंट है। अगर मान लो कोई एक सेट हम y बनाते हैं यहाँ से, जिसमें से कि y में वो सारा जो भी एलिमेंट होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, y में जो भी एलिमेंट होगा वो कहाँ से आना चाहिए? वो x से आना चाहिए। जैसे कहने का मतलब क्या है, से मान लो मेरा मन किया b और c को उठा के रख लेने का, तो देखो b और c x में है ना, b और c x में है, तो इसका मतलब y जो है सबसेट होगा किसका? x का। y जो है सबसेट होगा x का। क्लियर बात है? तो इसको हम लोग और आगे जो है एग्जांपल से देखेंगे। पहले हम बात करते हैं इसका डिफिनेशन के ऊपर, उसके बाद इसको समझाते हुए इसको कैसे सिंबल कैसे यूज करते हैं, इसको मैथमेटिकल कैसे इसको दिखाते हैं और क्या क्या होता है इसमें, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे। ठीक है, तो लिखिए सबसेट। सबसेट देखो क्या बोल रहा है कि लेट A and B are two sets if every element of set A is also the element of set B, then A is called subset of B। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर से? ध्यान से देखो, let A and B are two sets if every element of set A, यहाँ ध्यान दीजिए, every element of set A is also the element of set B। मतलब A में वो जितना भी एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए? B का एलिमेंट होना चाहिए, उस सेट B का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो A जो है क्या कहलाएगा? B का सबसेट कहलाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं? अगर मान लो सपोज इफ A इज सबसेट ऑफ B, देन इट इज डिनोटेड बाय A सबसेट B। जो क्या पढ़ते हैं? A सबसेट B। कैसे लिखते हैं इसको? C लिख के इस तरह से, C का साइन में देके उल्टा यूं से लिखते हो, इस तरह से कर दो, तो क्या कहलाएगा? सबसेट। तो A सबसेट B। कोई डाउट है इस बात पे? और ऐसे भी बोलते हैं इसको कि B कंटेंट A, B कंटेंट A। ओके,
लेकिन यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, सबसेट। तो ए सबसेट बी। तो समझो, अगर हम कहीं पे लिखते हैं कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कब पॉसिबल है, मैथमेटिकल कब पॉसिबल है। सो कैसे, इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो इफ ए सबसेट बी, इसका मतलब ये है कि अगर ए मान लो सेट ए से बिलोंग करता है तो इस इंप्लाइज ए जो है सेट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि अगर ए बी का सबसेट है तो कोई एलिमेंट ए जो कि सेट ए से बिलोंग करता है वह एलिमेंट को सेट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। यही है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज का, कि ए सबसेट बी अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। अब हम ए मतलब कंफ्यूजन मत आना, ए कोई एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक्स भी ले सकते थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इस केस में ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा। कोई डाउट है इस बात पे? अगर मान लो सपोज इफ ए सब बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर सपोज करते हैं कि कोई एक एलिमेंट है जो कि ए से तो बिलोंग करता है बट बी से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे हम क्या बताए थे कि जितना भी एलिमेंट ए में होगा वह बी में होना ही चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाता है ए बी का। अगर यहाँ पे ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन ए बी से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ए जो है सबसेट नहीं है बी का। तो क्या लिखोगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। कोई डाउट है इस बात में? क्या लिखाएगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ, इज नॉट सबसेट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। काट दिए। और इसका मतलब क्या है यहाँ पर से कि ए इज सबसेट ऑफ बी। कोई डाउट है इस बात पे? चलिए, तो देखो अभी तक आप समझे यहाँ पे इसमें से कि सबसेट क्या होता है, कि अगर ए और बी दो सेट दिया हुआ है, इसमें से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। कोई डाउट है इस बात पे? इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखे कि इफ ए सबसेट बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। क्लियर बात है यहाँ तक? चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं इस पे से कि आखिर बी क्या है ए के लिए। अगर ए बी का सबसेट कहलाता है तो बी भी तो कुछ कहलाता होगा ना ए का। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। चलो देखिए, तो हम लोग क्या लिखे कि ए सबसेट बी इस तरह से होता है। कब होता है, अगर ए बिलोंग करता है ए से, इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। तो ए क्या कहलाया, बी का सबसेट कहलाता है। तो बी क्या कहलाता है, तो बी इज सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ ए। बी क्या कहलाएगा, सुपरसेट ऑफ ए। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। क्या बोले अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या बोल रहे हैं कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सबसेट ऑफ ए, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। कोई डाउट है इस बात पे? तो देखो एक बात सुनो, इसको कैसे लिखते हैं। अगर बी इज, क्या लिखा है यहाँ पर से कि ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। कोई डाउट है इस बात पे? तो इसको कैसे लिखोगे कि देखो सबसेट को कैसे दिखाते थे, सबसेट को इस तरह से दिखाते हैं, तो सुपरसेट को उल्टा दिखाते हैं। इट मीन्स इसको कैसे लिखेंगे कि बी सुपरसेट ऑफ ए, इसको उल्टा घुमा दिए, बी सुपरसेट ऑफ ए। इसको कैसे लिख दो, बी सुपरसेट ऑफ ए, बी सुपरसेट ऑफ ए। सो क्या पढ़ते हैं इस साइन को, सुपरसेट।
बी सुपर सेट ऑफ ए। कोई डाउट है इस बात में? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो ये प्रॉपर सबसेट क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देख रहे हो नीचे में, यहाँ पे एक साइन है नीचे में इक्वल टू का भी। अगर सपोज करो कि बी में कोई एक एलिमेंट है, क्लियर, और वो एलिमेंट ए में नहीं है, क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? बात ध्यान सुनो। जब सबसेट है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ए में कोई एलिमेंट हो जो बी में ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तब तो उस सबसेट कहलाएगा ही नहीं। हाँ, ये पॉसिबल जरूर है कि बी में, इसे समझो, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं पहले। इसे मान लो हम यहाँ पे बी लिख दिए, बी बराबर ले लिए हम लोग ए बी सी डी ई, क्लियर। अब हम ए लेते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं सी डी ई, और एक मान लो एक्स एक सेट बनाते हैं तो एक्स में लिख देते हैं सी डी ए बी ई। अब ध्यान सुनो, एक बात सुनो, बी में क्या क्या एलिमेंट है? ए बी सी डी ई, पर ए में क्या क्या एलिमेंट है? सी डी ई। तो देखो यहाँ पे बी क्या कहलाता है? ए का ए बी का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। ए बी का सबसेट कहलाता है, लेकिन क्या एक्स बी का सबसेट कहलाएगा? ये बताओ, क्या एक्स बी का सबसेट कहलाएगा? ये क्वेश्चन हम क्यों पूछ रहे हैं? देखो ध्यान से, यहाँ पे बी में भी जितना एलिमेंट है ए बी सी डी ई, उतना ही एलिमेंट एक्स में भी है, ए बी सी डी ई, सारा एलिमेंट है। तो क्या अगर हम लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, देन क्या एक्स सबसेट ऑफ बी कहलाएगा? हाँ कि नहीं, ये क्वेश्चन है मेरा। देखो हम स्टार्टिंग में ही समझाए थे आपको कि किसी भी एलिमेंट के कुछ या सभी एलिमेंट को लेकर, किसी भी सेट के कुछ या सभी एलिमेंट को लेकर अगर एक सेट बनाया जाए, क्या बोल रहे हैं? किसी भी सेट के कुछ या सभी एलिमेंट को लेकर अगर कोई सेट बनाते हैं तो नया सेट पुराना सेट क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। तो देखो यहाँ पर से ए में जो है कुछ एलिमेंट है बी का लिया गया, कौन कौन सा लिया गया है? सी डी ई, लेकिन एक्स में जो है सारा एलिमेंट का यूज किया गया है। किसका किसका? ए बी सी डी ई। लेकिन हम तो जो भी बनाए हैं, जो एक्स में है वो बी में है कि नहीं है? बोलोगे है। जो ए में है वो बी में है कि नहीं है? बोलोगे है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि ए भी सबसेट है बी का और एक्स भी है सबसेट बी का। कोई डाउट है इस बात पे? तो लेकिन अब दोनों में फर्क क्या है? जब दोनों में अगर हम इसको भी सबसेट बोलेंगे और इसी तरह से लिखेंगे और इसको भी सबसेट बोल के इसी तरह से लिखेंगे, तो दोनों में फर्क क्या होना चाहिए? कुछ तो मैथमेटिकल, कुछ तो साइन में फर्क होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे ए के लिए इक्वल टू साइन नहीं आएगा। इक्वल टू साइन मतलब क्या है? दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स बी के बराबर है ना। हम आपको बताए थे रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर और रिपीटेशन भी डज नॉट मैटर। इस दो बात को हम लोग बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इस बात पे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ए के लिए जो है, क्योंकि ए में कुछ ही एलिमेंट है बी का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका क्या साइन है? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। कोई डाउट है इस बात पे? और एक्स क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ बी। तो ये क्या होता है? ये इम्प्रॉपर सबसेट। एक्स क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर सबसेट। अगर दोनों बराबर हो जाए तो देखो ध्यान से, अगर दोनों सेट बराबर हो जाए, एक्स और बी दोनों बराबर है, तो एक्स जो है बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर सबसेट। और ए बी का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। ए बी का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। कोई डाउट है इस बात पे? तो अगर हम प्रॉपर सबसेट के डिफिनेशन पे आए तो डिफिनेशन पे क्या होगा प्रॉपर सबसेट के? तो देखो प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो प्रॉपर सबसेट क्या कहलाएगा कि इफ ए बिलोंग्स टू बी, इफ ए बिलोंग्स टू बी बट A does not belongs to A, if A belongs to B but A does not belongs to A, then
A is proper subset of B, then A is proper subset of B। कहने का मतलब क्या हो गया कि if A equal to not B, if A equal to not B, then A is, ऐसे तो देखो एक बात सुनो, इस बात को हम लोग बोल सकते हैं कि if A equal to not B then A is proper subset of B, बट यहाँ पे एक बात पहले से होना चाहिए कि A सबसेट ही होना चाहिए B का, तभी इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं। तो ऐसे इसको बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें से कि if there is some element in set B which does not belong to set A, if there is some element in set B which does not belong to set A, then A is proper subset of B, then A is proper subset of B। कोई डाउट है इस बात पे? तो सबसेट तो पहले होना ही चाहिए। देखो प्रॉपर सबसेट है तो सबसेट ही ना जी, और सबसेट होने के लिए रूल क्या है कि जो भी एलिमेंट ए में होगा वो बी में होना ही चाहिए, लेकिन बी में सारा का सारा एलिमेंट जो है वो ए में नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात, भाषा में समझ लो इस बात को। क्या बताए कि ए में जो भी एलिमेंट है वो तो बी में होना ही चाहिए, लेकिन बी में जो सारा का सारा एलिमेंट है वो ए में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? ए इज सबसेट ऑफ, सॉरी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कोई डाउट है इस बात पे? चलिए, और इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो गया? इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए इक्वल टू बी, तो क्या कहलाएगा ये चीज? इम्प्रॉपर सबसेट। देन क्या कहलाएगा? ए इज इम्प्रॉपर सबसेट, सबसेट ऑफ। कोई डाउट है इस बात पे? चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको मुंह निकाल देते हैं। चलिए आइए, तो हम लोग बात करते हैं अब। देखो यहां तक आप लोग समझ गए कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक? तो अभी एक चीज समझियो कि इक्वल सेट हम लोग पढ़ चुके थे ना, कि टू सेट्स आर इक्वल। कब इक्वल कहलाता है? व्हेन देयर कार्डिनल नंबर आर सेम एंड एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े हैं इस बात को, ठीक? लास्ट क्लास जो हुआ था, लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे इस बात को आप लोग समझिए, एग्जाम्पल से सारे बात को हम समझाते हैं। अब इक्वल सेट भी यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए हम एक लिखते हैं x इक्वल टू, या चलो ए बी लेके बात कर रहे हो तो बी ही लिख दो, इसको b बराबर लिख देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब हम बात करते हैं एक a, तो a जो है मान लो 3 6, ठीक? एक मान लेते हैं x 2 4 1 या 5 मान लो, जो भी मानना है, चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें से। एक मान लेते हैं y को कर लेते हैं हम लोग 5 6 4 3 2 1। चलिए अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखो अगर हम इसको एक सेट माने हुए हैं, ऑर्डिनल सेट B, तो B में जो भी एलिमेंट है वो क्या A में है? बोलोगे हाँ है। A में जितना भी एलिमेंट है वो सारा तो B में है ना जी। A में जो भी एलिमेंट है वो तो B में है ही, ठीक? लेकिन क्या B में जितना एलिमेंट है वो सब A में है? नहीं ना। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या बताया गया था? दो बात बोल रहे हैं कि A में जो भी एलिमेंट है वो B में होना चाहिए, लेकिन B में जितना एलिमेंट है वो A में नहीं होना चाहिए। तो A के बारे में क्या बोलेंगे कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो डाउट है इस बात पे?
अच्छा बताओ x क्या होगा? तो x में जो भी एलिमेंट है वो किसमें है? b में है। लेकिन b में जो भी एलिमेंट है वो x में है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या हो गया कि x भी जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका हो गया? b का हो गया। अब y के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो y के बारे में ध्यान से देखो, यहां पे क्या बोल रहा है कि जो भी y में एलिमेंट है, ध्यान से देखिए, इस y को समझिए, जो भी y में एलिमेंट है वो b में है और जो b में है वो y में है। देखो दोनों बराबर सेट है। देखो यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6, सारा कुछ है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या चीज कि दोनों सेट्स, देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि y सबसेट ऑफ b, तो आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि सर b सबसेट ऑफ y होगा कि नहीं, क्योंकि जो भी एलिमेंट y में है वो b में भी है। तो इसका मतलब, और जो b में है वो y में है, तो इसका मतलब अगर y b का सबसेट है तो b भी y का सबसेट होगा। नहीं समझ में आया बात लगता है हमको। ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से। यहाँ पे a छोटा था, b बड़ा था। a में जो भी एलिमेंट था वो b में था। a में क्या है 3 5 6 है, तो यहाँ पे भी 3 5 6 है। लेकिन इसके अलावा भी b में क्या क्या रह गया था? 1 2 4 रह गया था, जो कि a में नहीं है। तो a प्रॉपर सबसेट हो गया b का, और b क्या कहलाया? सुपर सेट कहलाया a का। b क्या कहलाया? सुपर सेट ऑफ a कहलाया। x के लिए भी वही बात लागू है। लेकिन y के बारे में जो हम देखते हैं यहाँ पे, तो y क्या बोलता है कि जो आप में है वो तो हम में है, और जो हम में है वही सारा आप में भी है। इसका मतलब कि अगर दो राजा बराबर हो जाए तो एक दूसरा गुलाम कौन कहलाएगा? कोई कहलाना चाहेगा? तो अगर आप ये बोलते हो कि y सबसेट है b का, तो b भी तो बोलेगा ना कि हम भी सबसेट होंगे y के, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड b इज सबसेट ऑफ किसके? y के। देखो ध्यान से, इस केस के लिए y के लिए, कि अगर आप y को कहते हैं कि b का सबसेट है, तो b भी तो y का सबसेट है ना। कोई डाउट है इस बात पे? क्योंकि b में जो भी एलिमेंट है वो किस में है? y में है, और y में जो भी एलिमेंट है वो b में है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब कि इस बात से इस कंक्लूजन को हम निकाल सकते हैं। और अच्छा, ये भी हम देख रहे हैं कि b और y आपस में क्या है? बराबर भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वल सेट का एक डिफिनेशन ये भी है, इक्वल सेट्स का एक डिफिनेशन ये भी है कि टू सेट्स विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। IFF मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ A is subset of B, improper subset, and B is subset of A, then A बराबर B, ध्यान से सुनो क्या बोले कि इक्वल सेट्स का हम डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि टू सेट्स विल बी इक्वल इफ A is subset of B and B is subset of A, clear? Then A equal to B, कोई डाउट इस बात पे? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि B और Y आपस में क्या है? इक्वल है, क्योंकि B देखो Y B का सबसेट है और B Y का सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया? B and Y आर इक्वल सेट्स। दिखाई भी पड़ रहा है इक्वल है भी। समझ में आया बात? तो दो सेट्स को इक्वल दिखाने के लिए हम या तो उसका कार्डिनल नंबर से चेक कर सकते हैं और उसका एलिमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल सेट होगा। कोई डाउट है इस बात पे? तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग, तो एक चीज देखो यहाँ पर से हम आपको बताए थे कुछ नेचुरल मैथमेटिकल सेट्स के बारे में। तो यार सोचते चलो, नेचुरल नंबर जो है
नेचुरल नंबर वो क्या प्रॉपर सबसेट होगा किसका? इंटीजर्स का। इंटीजर में क्या क्या आता है? माइनस इन्फिनिटिव से लेके मतलब -1 -2 -3 से लेके माइनस इन्फिनिटिव, 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? इंटीजर का। और इंटीजर जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का। इंटीजर प्रॉपर सबसेट है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर प्रॉपर सबसेट हो गया किसका? रियल नंबर का। नहीं, ये बात समझ में आया। देखो इसका मान कहां तक शुरू है? नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट डॉट। और जेड जो है इंटीजर है वो कहां से कहां तक शुरू होता है? वो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट डॉट कहां तक? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो देखो इसका जो ये पार्ट है ये यहां से चालू है ना, इसका मतलब इससे छोटा पार्ट है ये। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया? इंटीजर का प्रॉपर सबसेट हो गया। इंटीजर जो है ये साइन इस तरह से है, इस तरह से, इसको सी मत समझ लेना आप लोग, इस तरह से। तो इंटीजर जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 2/3 3/4 4/5 कुछ भी। और रेशनल नंबर जो है वो किसका है? रियल नंबर का। क्योंकि रियल नंबर में क्या क्या आता है? रेशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलके आते हैं इसमें से। अब लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इस बात को। और रियल नंबर जो है ये प्रॉपर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसको हम लोग बाद में डील करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपके? इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करके याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, या उसका कुछ समझ लो कुछ इस तरह से कि रिजल्ट्स ऑन सबसेट। तो रिजल्ट्स ऑन सबसेट, तो कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रिजल्ट है सबसेट्स का। तो पहला क्या है? ध्यान सुनिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 बातें हैं। पहला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो पहला क्या है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ कि नहीं? समझो बात को कैसे? ऐसे मान लो कि अभी हम बोलते हैं कि ए में 1 2 3 है, क्लियर है? तो ए में जो भी एलिमेंट है वो तो उसमें होगा ही ना, होगा जी? नहीं, बात समझ में आया? जैसे कि मान लो एक नया फिर से हम सेट बनाते हैं, ऐसा मान लो फिर से एक हम ए लिख दिए और इसको उल्टा के लिख दिए 3 2 1, तो क्या फर्क पड़ गया? दोनों सेट तो बराबर ही है ना। तो एवरी सेट जो कि ए में है वो तो इसमें भी ही है। इसको हम लोग बी ही मान लेते हैं, चलो ठीक है, इसको तुम समझाएंगे थोड़ा सा आप लोग को। इसको हम लोग बी मान लेते हैं, पहले समझो। पहले अगर हम लिखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, कोई डाउट है इस बात पे? और 1 बिलोंग्स टू, एंड करके लिखो 1 बिलोंग्स टू बी। तो इस तरह से 2 बिलोंग्स टू ए 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू ए 3 बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। लेकिन ए और बी अलग अलग है क्या चीज? दोनों तो बराबर ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे वही चीज लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए। कोई डाउट? तो याद रखना कि प्रत्येक सेट जो है खुद का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। कोई डाउट इस बात पे? ठीक, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट लिखो, एम्प्टी सेट। याद है किसको बोलते थे एम्प्टी सेट? बताओ जरा। अगर आप लोग लास्ट वीडियो देखे होंगे तो वहां पर टाइप ऑफ सेट्स में हम बताए थे इस बात को कि एम्प्टी सेट क्या होता है, कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है। तो एम्प्टी सेट, अच्छा एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है? याद है कि भूल गए? नल सेट और वॉइड सेट, याद है ना? तो देखो एम्प्टी सेट
इस तरह से हम आपका चेक भी करते रहेंगे पिछले क्लास का कि आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ एलिमेंट है ही नहीं, ठीक ना। तो अगर कुछ एलिमेंट है ही नहीं तो उस सेट का ही पार्ट हो सकता है ना वो। समझ में आया बात? जैसे देखो, अगर हम बोले कि a बराबर लिख देते हैं 1 2 3 और एक 5 है, कोई एक सेट है 5 ही एम्प्टी सेट कहलाता है। तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। हम क्या बोले थे कि जो इसमें होना चाहिए वो इसमें होना ही चाहिए, है ना। तो इसमें अगर एक भी नहीं है तो कह सकते इससे बिलोंग करता होगा। समझ में आया बात? तो क्या लिखेंगे कि 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 इज सबसेट ऑफ ए। कोई डाउट इस बात पे? तो सेकंड पॉइंट क्या आया? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई डाउट इस बात पे? और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तीसरा है कि इफ set A has n elements, if set A has n elements, then number of subset then number of subset of set A will be 2 पे पावर n। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं? इफ सेट A has n elements then number of subset of set A will be 2 पे पावर n। ध्यान से सुनो, इसको हम लोग तो इसको उतारो, उसको हम प्रूफ करके बताते हैं, आपको समझाते हैं। चलिए, हाँ तो क्या हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इंडायरेक्टली वे में थर्ड जो प्रॉपर्टीज था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A having n elements will be 2 पे पावर n। देखो समझो बात, इससे मान लो छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर लिखते हैं 1 2, तो डाउट इसमें से। तो इसका अगर हम सबसेट लिखना चाहते हैं, सबसेट लिख रहे हैं, तो पहला क्या बताए थे कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो सबसेट्स लिखते हैं, सबसेट्स, टोटल सबसेट कर दो यहाँ पे, टोटल सबसेट। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा 5, क्योंकि एम्प्टी सेट तो होता ही है। अच्छा, हम ये भी बताए थे कि एम्प्टी सेट को कभी भी ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मत रखना। कर्ली ब्रैकेट में रहेगा तो सिर्फ इस तरह से रहेगा, और ये तो इस तरह से रहेगा, इसी को 5 बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? पहला हो गया 5। दूसरा क्या बन सकता है? 1 से बन सकता है सिर्फ। तो सेट है, तो देखो सबसेट में तो एक सेट ही नहीं जी, तो इसको किसके अंदर रखना है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है। फिर क्या बन सकता है? 2 सिंगल सिंगल सेट लेके एलिमेंट उठा के बना रहे हैं, अब फिर 2 से बना सकते हैं, तो क्या बनेगा 1 2। अब बोलोगे सर 2 1 भी बना सकते हैं, तो 1 2 और 2 1 में कोई फर्क है क्या? हम पहले बता चुके थे, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे क्या क्या बना, कितना बना देखो जरा, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 4। और इसको मिल सकते हैं इस तरह से 2 पे पावर 2। देखो यहाँ पे n क्या है? अगर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 एलिमेंट था, तो क्या बन गया 2 पे पावर 2, मतलब कितना हो गया 4। ठीक, इसी तरह से अगर हम एक और लेके चलें, एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। इसे मान लो फिर से एग्जांपल नंबर दूसरा ले लो।
अगर मान लो कोई एक सेट बी लिख देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं ए बी सी, ठीक। तो इसका हम सबसेट लिखते चलते हैं, बताइएगा क्या क्या होगा, आप लोग भी बोलिएगा, देखो ध्यान से। टोटल सबसेट, टोटल सबसेट क्या क्या होगा, पहला तो 5 होगा ही होगा, दूसरा क्या होगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके बोलो, दूसरा क्या होगा ए, फिर क्या ले सकते हैं बी, देखो इसको किसमें रख रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा सी, अब दो दो एलिमेंट लेके बनाइए, ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, और लास्ट में क्या बच गया, 3 वाला में से ए बी सी, ए बी सी। तो टोटल काउंट हो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। तो इसका मतलब कि टोटल संख्या कितना हो गया, टोटल नंबर्स बराबर 8, और ये 8 कहां से आया, 2 पे पावर 3, देखो इतना लिखना नहीं है हमको, फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे n कितना है 1 2 3, n का वैल्यू कितना दे रखा है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 मतलब 8। तो डाउट है इस बात पे, तो इसको नोट डाउन कीजिए, क्या हम इसको डिलीट जाते हैं इसको, तो देखो अभी हम लोग क्या सीखे, अगर मान लो कि किसी सेट ए में इफ सेट एक्स कुछ भी हैज n एलिमेंट्स, या मान लो सॉरी 5 एलिमेंट्स, क्या है एलिमेंट उससे कोई मतलब नहीं है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 पे पावर 5, मतलब कितना हो जाएगा 32। इस तरह से अगर 10 होता तो क्या कितना होता, 2 पे पावर 10, अगर 4 होगा कितना हो जाएगा 2 पे पावर 4, m होगा तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर m। कोई डाउट है, तो जितना भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब जितना भी उसमें एलिमेंट है उस सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर लो और 2 पे पावर पे बैठा दो उसको, अगर 15 होता तो 2 पे पावर 15। कोई डाउट है इस बात पे, अगर सर 0 होता तो क्या बनेगा, जरा तुम ही बताओ। देखो अगर मान लो n इक्वल टू 0 हो जाए, n इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया 5, ठीक ना, तो इसका सबसेट एक ही बनेगा, मात्र 5 होगा, क्योंकि 5 भी तो अपने आप का सबसेट होगा ना। तो अगर 5 का हमको सबसेट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, 5 का सबसेट 5 होगा। कोई डाउट है इस बात पे, तो अगर n इक्वल टू 0 हो गया तो ऐसे लिखो, इफ n इक्वल टू 0 देन नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर 0 मतलब 1। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 5 हो सकता है जी, इसमें से क्या हो सकता है 5, तो 5 का सबसेट क्या होगा, सिर्फ 5 होगा। कोई डाउट, 5 का सबसेट 5 होगा। तो एक क्वेश्चन इस पर हम लोग डील कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट हम लोग जो लास्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन दिए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, देखो क्वेश्चन है, इफ 2 फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्यों बोला गया है उसको, क्योंकि उसका हम एलिमेंट को काउंट कर रहे हैं। तो इफ 2 फाइनाइट सेट हैविंग m and n elements total number of subset of first set is 56 more than total number of subset of second set of second set, find the value of n and m, find the value of m एंड n। तो क्या बोल रहा है
कि 2 फाइनाइट सेट्स है, इसमें कितना एलिमेंट है, m एंड n एलिमेंट है, m एंड n एलिमेंट्स है। अब बोला टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट में कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट है, इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। ठीक, सेकंड सेट में कितना है, 2 पे पावर n। तो एक बार बताओ कि क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो m में है, मतलब पहला सेट में है जिसमें कि m एलिमेंट्स है, वो कितना ज्यादा है, 56 ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसके, सेकंड सेट्स जिसमें कि n एलिमेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो जिसमें m एलिमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, ऐसा लिखो आंसर इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सबसेट having m elements बराबर क्या हो जाएगा, अगर 5 था तो क्या बताए थे, 2 पे पावर 5, तो अगर 4 था तो क्या बताए थे, 2 पे पावर 4, तो m एलिमेंट्स है तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर m। और इतना से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग n एलिमेंट, और क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n। अब क्या बोल रहा है कि ये कितना ज्यादा है, ये वाला पार्ट 2 पे पावर m जो है पहला वाला 56 ज्यादा है किससे, 2 पे पावर n से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पे पावर m माइनस 2 पे पावर n बराबर किसके, 56 के। अब आपको m और n का वैल्यू निकालना है। तो देखो एक बात, m और n कभी भी इंटीजर ही होगा, जब भी होगा तो इंटीजर ही होगा, तो काउंट में कर रहे हो जी, मतलब 0.5 सबसेट तो नहीं बन सकता है, 0.5 एलिमेंट तो नहीं हो सकता है किसी में से भी। जब भी एलिमेंट होगा तो एलिमेंट का संख्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 0 ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमेशा क्या होगा, वो एक इंटीजर होता होगा। तो m और n हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो एक बार बताओ कि अगर इसमें ज्यादा है, इसका मतलब m का वैल्यू n से बड़ा होगा, m का वैल्यू n से बड़ा होगा तभी पॉसिबल है इस तरह से चीज हो ना। ठीक, तो अगर यहाँ से हमको ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये बड़ा है, ये पार्ट बड़ा है, देखो ध्यान से, अगर हम लिखते हैं कि 2 पे पावर m इज ग्रेटर देन 2 पे पावर n, इंप्लाइज क्या हो गया कि m इज ग्रेटर देन n। ठीक, और m और n क्या होगा, जब भी होगा तो एक इंटीजर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पे पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा इसमें से, 2 पे पावर m माइनस n माइनस 1। नहीं समझ में आया, देखो इसको समझो इस बात को। अगर मान लो 2 पे पावर 6 माइनस 2 पे पावर 4 ले रहे हैं और हम 2 पे पावर 4 कॉमन लेना चाहते हैं, इसमें कितना बच जाएगा, 2 बचेगा ना जी, 2 पे पावर 2, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो क्या किए, 6 माइनस 4 बराबर 2 लिखे, हम क्या लिख रहे हैं, m माइनस n, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 1 ले लिए, बराबर क्या हो गया, 56 को क्या लिखोगे, 8 गुना 7। कोई डाउट इस बात पे? तो देखो इसको 56 को लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू 7, तो क्या बन जाएगा, 2 पे पावर m 2 पे पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 इंटू 7 को लिखेंगे इस तरह से, 2 पे पावर 3 माइनस 1, 2 पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 7। अब देखो इसको इक्वेट करते हैं, क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं। कैसे कैसे, इस पार्ट को इस पार्ट से और इस पार्ट को इस पार्ट से। तो यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं, देखिए। तो यहां से क्या बनेगा, इक्वेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n बराबर 2 पे पावर 3, इसका मतलब n का मान क्या निकल गया, 3। और यहां पर से लो इसको, 2 पे पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर 2 पे पावर 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो m माइनस n बराबर क्या निकल गया, 3, और n का मान 3 है ही, तो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर से 6। तो आपको वैल्यू क्या मिल गया, m इक्वल टू 6 n इक्वल टू 3। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को इसको हम लोग चलिए, तो हम लोग सबसेट्स के ऊपर क्वेश्चंस भी देख लिए। अब आप लोग अपना एनसीईआरटी के बुक से कुछ ट्राई कीजिएगा, आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस छोड़े हुए थे आपके लिए, तो उसमें से पहला क्वेश्चन, शायद सेकंड क्वेश्चन ये था, क्योंकि ये इजी है इसलिए हम लोग पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। तो इसमें से कौन सा पेयर जो है, पेयर मतलब ए बी और ए बी का 2 है, तो इसमें से कौन कौन सा इक्वल है, मतलब कहने मतलब है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं और ये दोनों इक्वल है कि नहीं।
तो हम लोग पहला बात करते हैं, पहला जो है इसका सॉल्यूशन, पहला पार्ट क्या बोला इसमें से, दो क्वेश्चन छिपा हुआ था। तो एक क्वेश्चन पहला क्या है कि x जो है सेट ऑफ ऑल x, a जो है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYAL। तो हम यहाँ से a बराबर क्या लिखेंगे बताओ जरा, l लेंगे इसका। ये कैसा होना चाहिए सेट, किसका होना चाहिए, लेटर का होना चाहिए, किसके, इस वर्ड पर भी यूज हुआ है। तो देखो तो क्या बोले थे यहाँ पर से, ए क्या है, लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक, तो लेटर इन द वर्ड लॉयल है, तो ए बराबर क्या क्या होना चाहिए, एल होगा। फिर क्या लेंगे, ओ लेंगे, फिर क्या लेंगे, वाई लेंगे, फिर से ए लेंगे। अब क्या एल लेंगे, हम क्या बोले, रिपीट नहीं करना है आपको, जो चीज आ चुका है उसको रिपीट नहीं करना है, बस ए तक छोड़ देंगे। अच्छा, अब बी के बारे में बात करते हैं, बी क्या क्या है। तो बी जो है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड्स LOI। तो LOI में क्या क्या आएगा, ए आएगा, और एल दो बार है, कितना बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे और वाई लिखेंगे। कोई डाउट है इस बात पे। अब जरा देखो तो यहाँ पर कि ए में जो जो एलिमेंट है वो बी में है कि नहीं है, और जो बी में एलिमेंट है वो ए में है कि नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी लिखेंगे। अच्छा देखो इसको ऐसे भी लिखो, देखो दो तरह से आज भी जो पढ़ा है उसका भी यूज करना है इसमें। देखो ध्यान से पहले सुनो, पहला तरीका जो इक्वल के लिए बताए थे, क्या बताए थे कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी होना चाहिए। बोलोगे है कि नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल टू बी है। अच्छा, दूसरा तरीका से जो आज सबसेट का यूज किए थे उसके तरीका से भी बनाओ कि यहाँ पे देखो क्या लिखोगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। कोई डाउट इस बात पे। तो ये था तुम्हारा पहला पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा पार्ट के लिए। चलिए अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं, सॉल्यूशन सेकंड का। सेकंड पार्ट में क्या था, फिर से एक क्वेश्चन है, इक्वल जो सेट है। तो हम देखते हैं ए क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, जेड मतलब इंटीजर। और क्या है, देखो इसको समझो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8, और एक्स है क्या चीज, इंटीजर है। तो हम कल आपको क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर का मान जब भी होता है तो पॉजिटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर में इंटीजर का स्क्वायर क्या क्या पॉसिबल है, जो लेस देन 8 हो आपके लिए। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8, इस इंप्लाइज, और एक्स क्या है, इंटीजर है, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या क्या पॉसिबल है बताओ जरा। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। तो वो तो आपको लेना ही नहीं है, 9 से छोटा होना चाहिए 8। तो इसका मतलब x का मान क्या क्या हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस हटाते हैं ना, उस दिन बताए थे पिछले वीडियो में। तो क्या हो जाएगा, 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा, 1 के लिए प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो ऐसे लिखो x बराबर 0 प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस 2। तो यहाँ से इसको और डिटेल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इस बात को कि x इक्वल टू सब किस से बनेगा, -2 -1 0 1 एंड 2। चलो ये तो हो गया इस a बराबर, इसको x बराबर नहीं लिखेंगे, इसको a बराबर लिखेंगे। हाँ ठीक, अब b के बारे में बात करो, x set of all x such that x belongs to real number and x square minus 4x plus 3 equal to 0। तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करना आता ही है। तो आप लोग b जो है यहाँ पर से सेकंड पार्ट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। इसको क्या क्या आंसर दोगे इसका, x का मान क्या क्या आएगा, तो सॉल्व करने आता है ना आप लोग को जी, ट्राई करो, नहीं आता होगा तो हम एक बार बता देंगे। तो क्या क्या आ जाएगा, 1 एंड 3 आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर से b बराबर क्या हो गया, सेट में लिख दो इसको, 1 एंड 3 क्या दोनों इक्वल है, दिखाई पड़ रहा है नहीं इक्वल है, तो क्या लिखेंगे a नॉट इक्वल टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रंट पेयर ऑफ सेट इक्वल, पहला वाला इक्वल था। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन था, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, है ना। तो इसमें क्या है, a इक्वल टू an सेट ऑफ ऑल an सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड an प्लस 1। देखो यहाँ पे ये an प्लस 1 मतलब 1 n के साथ में 1 है जुड़ा हुआ, बराबर 3an वेयर एंड और क्या दे रखा है, a1 इक्वल टू 1। देखो आपको क्या निकालना है, आपको एक्चुअल में निकालना है a बराबर निकालना है, ठीक है। एक सेट है, इसी का आपको निकालना है, उस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा। क्लियर बात है।
अच्छा, तो a बराबर जो है वो क्या है, a n है। समझो इसको, बारी बारी से एकदम समझो, क्वेश्चन स्टूडेंट तक गड़बड़ा जाता है पढ़ के, तो डर में आ जाता है। डरने की बात नहीं, सोचो समझने वाली बात इसमें। हमको चाहिए क्या चीज, a में कैसा एलिमेंट होना चाहिए, a n का एलिमेंट होना चाहिए। अब n क्या है, तो n एक नेचुरल नंबर है। तो जैसे ही नेचुरल नंबर का बात किए तो क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये तो इनफाइनाइट सेट होगा, इसमें से समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट एलिमेंट होगा उसमें, क्योंकि n तो कहीं खत्म होने वाली चीज नहीं है ना जी। ये नेचुरल नंबर कहीं खत्म होने वाला चीज है, इसके बारे में कहीं बोल रहा है कहाँ तक जाएगा ये चीज, n कहाँ तक है ये तो नहीं बोला है। n बोल रहा है नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट करते हुए आप बढ़ते चले जाइए, ठीक। इसका मतलब a जो होगा एक्चुअल में क्या होगा, an है। तो n का मान जब 1 लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे, a3 लिखेंगे, a4 लिखेंगे, और कहाँ तक जाएगा, डॉट इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। कोई डाउट इसमें से, a ये होना चाहिए। अब a1 का मान क्या है, तो a1 का मान आपको 1 दे रखा है। अब a2 का मान क्या है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर से a1 बराबर तो आपको 1 दे रखा है, कोई डाउट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन भी दे रखा है। अब आपको a2 का मान चाहिए पहले, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन दे रखा है आपके पास। इक्वेशन क्या है आपके पास कि an+1 बराबर 3 इंटू an। समझो इस बात को। अगर हम यहाँ पे मान लो 1 पुट करते हैं n के जगह पे, तो क्या बन जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा, तो a2 मिल जाएगा हमको। और यहाँ पे क्या जाएगा, 3 इंटू a1। a1 का मान कितना दे रखा है, 1। तो देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे पुट करें, पुट n = 1, तो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, यहाँ पे इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या दे रखा है, an+1 = 3an। इसको इक्वेशन मान लो। तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ जरा यहाँ पर से, ध्यान से देखो। an+1 मतलब a1 + 1 बराबर 3 इंटू an, मतलब 3 इंटू a1। तो 3 इंटू a1, a1 का मान कितना है हमारे पास, 1 है, तो 1 हो गया, क्या बन गया 3। समझ में आया बात क्या बोले यहाँ पर से, कि इस इक्वेशन का यूज करना है आपको आगे का पॉइंट निकालने के लिए। तो जब n का मान हम 1 रखेंगे तो n+1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको a2 चाहिए भी था, तो यहाँ पर जैसे ही 1 + 1 किए तो क्या बन गया, यहाँ पर से a2 बन गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज a2 = कितना हो गया, 3। तो डाउट है इस बात पे। अब चलो, अगर हमको 3 चाहिए तो यहाँ पे क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। अगर a3 चाहिए तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम इस इक्वेशन में, 2 रखेंगे, 2 + 1 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर से n = 2 पुट करो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से बोलो 3 इंटू a2 हो जाएगा। यहाँ पर भी n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 पुट हो जाएगा जी। तो a इंटू 2, तो अब इसका इम्प्लाई क्या निकला कि a2 + 1 मतलब कितना हो गया, a3 बराबर 3 इंटू a2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 3 मतलब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। देख रहे हो अब क्या क्या गया था, 1 3 का स्क्वायर। एक और देख के लो इसमें, n बराबर 3 आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से a3 + 1 बराबर 3 इंटू a3। कोई डाउट इस बात पे। तो यहाँ पे क्या बन गया, a4 इम्प्लाइज, इसका क्या पढ़ते हैं इसको, इम्प्लाई a4 = 3 इंटू a3 का मान कितना है, 3 स्क्वायर। तो क्या हो गया, 3 का क्यूब। देखो अब समझ में आ रहा है आपको क्या श्री चल रहा है। जब 1 था तो 1 को क्या लिख सकते थे हम लोग, यहाँ पर 3⁻0। जब 1 था तो 1 था, a1 बराबर 1, और 1 को क्या सकते हैं 3⁻0। तो यहाँ पे देखो जब 1 लिए तो यहाँ पे 0 था, जब जब n का मान 0 लिए तो n का मान 0 था यहाँ पे, ठीक। और जब 1 आया तो क्या हो गया, 3⁻1 हो गया। 2 लिए तो 2 हो गया, 3 लिए तो 3 हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो इसी तरह से 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिस्टम में पुट कर दो, तो a का मान क्या निकल जाएगा आपके पास, a1 का मान कितना दे रखा है, 1। a2 का मान कितना दे रखा है आपको, 3 का स्क्वायर। 3 का मान पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा में क्या आ रहा है आपके पास, सॉरी 3⁻1 ना, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, यही आपका आंसर। एक बार फिर समझ लीजिए इसको 2 मिनट के लिए। देखो आपके पास एक इक्वेशन दे रखा था कि an+1 = 3 इंटू an, ठीक। और a1 का मान आपको दे रखा था 1,
और आपको चाहिए क्या था, ए क्या था, सेट ऑफ ऑल ए एन था। तो एन का मान जब हम 1 रखते, एन कहाँ से बिलोंग करता था, नेचुरल नंबर से, तो 1 का मान क्या, एन का मान क्या क्या पॉसिबल था, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो जब हम लोग यहाँ पर से A1 लिए तो यहाँ पे क्या था 3, और जब हमको देखो यहाँ पे समझना, हमें चाहिए क्या था एक्चुअल में कि यहाँ पे A2 चाहिए था, तो 2 कम मिलता हमको, जब 1 + 1 रखते यहाँ पे तो 2 बनता हमको। तो यहाँ पर हम क्या किए, n का मान 1 रख दिए, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो A2 का मान क्या आ गया, 3 × A1 मतलब 3⁻1। फिर जब 2 लिए तो कितना हो गया, A2 + 1 बराबर कितना हो गया, 3 × A2। तो यहाँ पर क्या निकल गया, 2 + 1 3, तो A3 बराबर क्या हो गया, 3 × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर। जब 3 लिए तो क्या हो गया, 3 + 1 4 मिल गया। तो A4 बराबर क्या हो गया, 3 × A3 मतलब 3 × 3 का स्क्वायर मतलब 3 का क्यूब। इस तरह से डॉट कर दो। तो यही था आपका आज का वीडियो। तो आज भर के लिए इतना ही, और इसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, रिपीट करके समझिएगा। तो हम कहना आप लोग से यही चाहते हैं कि पढ़ाई तो पहले ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को देखिए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इसके अलावा एक बात और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी सवाल आप कोई भी बुक से क्यों ना बनाएं, किसी भी बुक से, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनसीईआरटी का ही बुक होना चाहिए या यही बुक, ये वो कोई भी बुक आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे बनाइए। और जो भी डाउट आपके मन में आता हो या कोई भी क्वेश्चन उठता हो उसको आप कमेंट में जरूर लिखिए। कमेंट में लिखिएगा तो हमको समझ में आएगा और हम उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।